वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण पे। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आरक्षण। और हम यहाँ पे देखेंगे कि आरक्षण क्यों, क्या है आरक्षण, कैसे दिया गया और इसके सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या लोग जो इस बहस को करते हैं, क्या ये रियल बहस है, सच्चे बहस में वो हैं या सच्चे बहस से दूर जाते हैं। तो शुरुआत में देखिए कि आरक्षण मिलता कैसे है। तो तुमको पता होगा SC, ST, OBC इन लोग को आरक्षण मिलता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट। इसके अलावा महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है, महिला को आरक्षण मिलता है। इसके अलावा अभी वर्तमान में तुम्हारे जाके क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी आरक्षण मिलने लगा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS जो जनरल को मिल रहा है और ये 10% आरक्षण निश्चित किया गया है। लॉजिकली समझना कि आरक्षण जो है दिनों दिन बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि यही तो तर्क है कि आरक्षण सही है या गलत है। आरक्षण हर तरह से मिल रहा है, SC को, ST को, OBC को, महिला को, EWS को। EWS जो अभी लेटेस्ट आरक्षण दिया गया इसी में दिया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक तौर पे पिछड़ेपन है उनको दिया गया है। संविधान का 124वां संशोधन करके क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछता है। 124वां संशोधन करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वर्ण के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है संविधान में, वो संविधान का कितना संशोधन है। तो 124वां संविधान संशोधन करके अदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जनरल को 10% का आरक्षण दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कि आरक्षण पे विवाद क्यों है। ये तो चलो इसको मिलता है, ये सही है, बट आरक्षण पे विवाद क्या है, क्यों विवाद है, आरक्षण क्या है और आरक्षण पे विवाद क्यों है। सबसे पहले समझना आरक्षण क्या है। तो आरक्षण का वर्ड का मीनिंग ये होता है कि अपनी जगह निश्चित करना, अपनी जगह निश्चित करना, मतलब कहीं पे अपनी जगह बनाना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कभी गए हो ट्रेन में, मेट्रो में जाना, मेट्रोपॉलिटन मेट्रो में जाना, एक सीट रहेगा, पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, इस तरह। तो मान लो 3 सीट है, तो एक सीट में रहेगा महिलाओं के लिए आरक्षित, मतलब कि उस सीट में सिर्फ लेडीज ही बैठ सकती है, तो आरक्षण वहां भी आ गया। लॉजिकली समझना। तो आरक्षण का मतलब होता है अपनी जगह निश्चित करना, किसी को जगह देना, वो है आरक्षण कि तुम्हारी जगह निश्चित है, तुम्हारा जगह कोई नहीं छीन सकता, इसके अलावा जो आएगा आने दीजिए। जैसे ट्रेन में जाइएगा, लिखेगा बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग के लिए कोई निश्चित होता है। या छोड़ दीजिए, आप कभी बैंक जाइएगा, बैंक में भी जो कुर्सी चेयर होता है बैठने के लिए, वहां पे भी लिखा होता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, लिखा होता है कि नहीं हर साइड में, बुजुर्गों के लिए। तो आरक्षण जो तौर तरीका है, ये हर जगह किसी ना किसी तौर पे दिया जा रहा है। लॉजिकली समझना, चाहे वो नौकरी में हो, जॉब में हो, पदोन्नति में हो, पदोन्नति मतलब प्रमोशन में। जैसे नौकरी हो गया तुम्हारा, नौकरी में आरक्षण मिल गया, तो ये भी तर्क देता है कि नौकरी जब आरक्षण देकर नौकरी करा ही दिया, तो उसको प्रमोशन में आरक्षण देने का क्या जरूरत था। मतलब कि मान लो तुमको आरक्षण दिए, सपोज दैट तुम आरक्षण के थ्रू, मान लो कोई ST है, आरक्षण के थ्रू आ गया सर्विस में, अंदर में मुख्य धारा से जुड़ गया। अब बोल रहा है कि यदि कोई ST और कोई जनरल सामान्य जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये दोनों का बात आएगा, दोनों साथ में सर्विस ज्वाइन किया, मान लो 7 ईयर्स का सर्विस दोनों कर लिया है, ये भी 7 साल का कर लिया, ये भी 7 साल का कर लिया है। अब आएगा कि प्रमोशन देखिए, हमको इसको एक पोस्ट बढ़ाना है। मान लो कि इनका ज्वाइनिंग हुआ था दरोगा के पोस्ट पे, अब इनको प्रमोशन देके बनाना है DSP, ठीक है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP, DYSP इसी को बोलते हैं, बनाना है। अब कैसे बना सकते हैं, तो यदि एक को बनाना है और 2 चॉइस है,
तो इसमें एसटी को दिया जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा, उनको ऊपर लेके आया जाएगा। और तो यही लोगों का सवाल आता है कि उनको एक बार नौकरी में दीजिएगा, पदोन्नति में दीजिएगा, इसके बाद बोल रहे हैं सीट आरक्षित भी कर दीजिएगा। मतलब सरकारी संस्थान में, सरकारी संस्थान में, शिक्षण संस्थान में भी मिलता है आरक्षण। शिक्षण संस्थान में आरक्षण मिलता है कि नहीं? शिक्षण संस्थान में भी सीट फुल होता है। तुम देखना अभी एडमिशन होगा तो देखना कितना अच्छा। मान लो कोई कॉलेज है, 25% आरक्षण दे दिया एसटी को, या इस तरह करके 12% मान लो दे दिया एससी को, ठीक है, अदर करके तो जाइएगा वहां पे पूछता है, पहले एडमिशन करवाने जाइएगा किस कैटेगरी से हैं आप, बोलिएगा जनरल, जाइए सीट खत्म हो गया, घर जाइए। समझ में आ रहा है? होता है, नॉर्मल चीज है। बोलिएगा ओबीसी सीट है तो बोलेगा ठीक है सीट है, नहीं है तो जाइए घर। एसटी तो एसटी, अब देखो इसमें एक लिमिट सी भी है कि एसटी से ही सीट से भर सकता है फॉर्म। समझ में आ रहा है बात? लेकिन उनके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि यदि उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र को नहीं दिया, जो आरक्षण लेने के जो प्रमाण पत्र होता है, तो वो कहां पे आके भर सकते हैं? जनरल में। ये खतरनाक। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी तो देख लिया आरक्षण है क्या, कि अपनी जगह सुनिश्चित करना, अपनी जगह सुनिश्चित करना कि एक सीट है। अब आरक्षण पे इतना विवाद क्यों है, क्यों इस पे टक्कर हो जा रहा है? तो देखो इसमें टक्कर होने का जो सबसे पहला रीजन है, संसाधन का असमान वितरण। सबके पास बराबर संसाधन नहीं है, बराबर पैसा नहीं है, बराबर सामान नहीं है, और संसाधन का जब असमान वितरण है तो इसमें क्या होगा कि फिक्स है कि किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास। अब जब दो असमान होगा, ज्यादा कम, तो हमारा संविधान क्या बोलता है? समानता का अधिकार, कि सब बराबर होना चाहिए, इसके अनुसार बराबर करना पड़ेगा, तो इसलिए आरक्षण दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जैसे आरक्षण आप दे देते हैं, इसका मतलब है, सपोज दैट, एक एग्जांपल समझिए कि आपका घर में दो बच्चा है, मान लो तुम्हारा दो बेटा है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। दो बेटा है। अब दो बेटा तुम्हारे घर में है और दोनों को पढ़ने का मन है। तुम क्या कर रहे हो, बी तुम्हारा थोड़ा फेवरेट लग रहा है, क्या कि तुम्हारे सेकंड वाला पत्नी का बेटा है, ये तुम्हारा पहला पत्नी का बेटा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो बी को तुम क्या करोगे, एकदम स्पेशल ट्यूशन दे दोगे, स्पेशल उसके पीछे खर्च, स्पेशल सारी चीज सुविधाएं, अच्छे स्कूल्स में उसको एडमिशन करवा दोगे, मतलब उसके पीछे हजारों रुपया मंथली खर्च करोगे, लगभग मान लो इसके पीछे 5,000 रुपया खर्च कर रहे हो, और इसको बोला जा सरकारी स्कूल से पढ़ के आओ गवर्नमेंट स्कूल में। तुमको पता है गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड आजकल क्या हो गया है, 3rd क्लास से भी 4th क्लास हो गया है। अब इसको 500 रुपया बेचारा पूरा गुजर रहा है, समझ में आ रहा है? तो यहां भेदभाव हो गया, क्या हो गया? तो कुछ आदमी बोलता है कि इसी तरह हो गया है आरक्षण देने से। आरक्षण दे दिया, एक आदमी पूरा आगे निकल गया और दूसरा पिछड़ते जा रहा है, तो इनडायरेक्टली आरक्षण जो है ये असमानता को पैदा करता है। कुछ आदमी का ऐसा तर्क है जिसके कारण विवाद हो गया। देखेंगे अभी सब कि क्या उसका तर्क सही है या गलत कुछ है। उसके बाद विपरीत दृष्टिकोण, अलग अलग देखने का नजरिया। जैसे एक एग्जाम्पल तुमको देते हैं, मान लो कोई गिलास है, ठीक है, कोई गिलास है और एक गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ है। तो इसको बोलने का तरीका क्या है कि एक गिलास आधा पानी भरा हुआ है, तो एक आदमी क्या बोलेगा कि पानी आधा भरा हुआ है, दूसरा आदमी क्या बोलेगा गिलास आधा खाली है। देखने का नजरिया, एक आदमी बोलेगा गिलास आधा और एक आदमी बोलेगा गिलास आधा भरा हुआ है। एक आदमी बोलेगा गिलास पूरा भरा हुआ है, बोलेगा कैसे, बोला आधा पानी से और आधा हवा से। केमिस्ट्री में पढ़ा है रे कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ हवा है। तो 3 आदमी था, देखने का नजरिया अलग अलग हो गया। उसी तरह आरक्षण को लेके हुआ है। देखो कुछ, जब तुम अपने एक किसी भी सामाजिक परिवेश में पलते हो और तुम्हारा सामाजिक परिवेश का दृष्टिकोण जैसा होता है, तुम्हारा भी दृष्टिकोण उसी तरह हो जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम मान लो किसी पे छोटे से सुनते हुए आ रहे हो कोई भी चीज को कि आरक्षण खराब है, जो उच्च कास्ट का है आरक्षण खराब है। अब छोटे से जब सुनते हो आ रहे तो उसका माइंड में क्या बैठ गया कि आरक्षण खराब है। अब उसके घर में या उसके समाज में सब आदमी उसको वही बताए कि आरक्षण खराब क्यों है, ये नहीं बताए कि आरक्षण दिया क्यों गया था। अब लॉजिकली समझना, इसके विपरीत देखते हैं, जिसको आरक्षण मिलता है उसके घर में क्या बताया जाता है, आरक्षण अच्छा है, ये लोग आरक्षण हटाना चाह रहा है, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारे नजर में उसको क्या कर रहा है, दुश्मन बना रहा है, टारगेटेड। अरे उससे थोड़ा ऊपर आओ
तर्क के आधार पे सोचो, बात के आधार पे सोचो। और हम लोग का एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर क्या सोचना है, जो सच है उसको सच बोलना है, नहीं, और तथ्य पे बात करना है। हम लोग फालतू का बहस नहीं करना है। तो ये जो विपरीत दृष्टिकोण हो गया, सामाजिक परिवेश के कारण अलग उल्टा फुल्टा देखने का नजरिया, इसी नजरिए के कारण विवाद और ज्यादा बढ़ गया। और विवाद तब बढ़ा जब तथ्यों से अलग बहस होने लगा, मतलब तर्कहीन बहस, ऐसा बहस जिसका कोई तर्क ना हो। देखना, एक दो आदमी से जब बहस हो जाएगा, विवाद हो जाएगा कोई भी पढ़ाई को लेकर, उसको आएगा नहीं ना तो चिल्लाने लगेगा जोर जोर से, नहीं आता है, फिर भी चिल्लाता है जोर जोर से, तो उसको एक ही बात बोलना है कि पहले पढ़ के आओ पॉलिटी, पढ़ के आओ हिस्ट्री, तुमको जो चीज में तर्क करना है उस चीज को पढ़ के आओ, फिर तुम बात करना। तो ये लोग तथ्यों से अलग बात करने लगते हैं। जैसे एक चीज सुना होगा तुम लोग कि आरक्षण शुरुआत में 10 साल के लिए दिया गया था या 20 साल के लिए दिया गया था, अभी तक आरक्षण खत्म नहीं हुआ। संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था कि 20 साल के लिए दिया गया था। हाँ, ये अलग बात है कि एक जगह लिखा है अनुच्छेद 330 से 334 तक, इसमें बताया गया है कि आरक्षण जो होगा ये राजनीतिक आधार पे होगा। किस आधार पे? जैसे नहीं देखते हैं कि जैसे मान लो कोई सीट है, जैसे झारखंड में हम लोग बात कर लेते हैं कोई भी सीट का, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं दुमका, तो दुमका संथाल के लिए रिजर्व सीट है, एसटी के लिए, कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, जो लड़ेगा वो एसटी ही होगा जो वहां से चुनाव लड़ेगा। समझ में आ रहे हो? तो ये जो राजनीतिक आधार पे जो आरक्षण मिला कि राजनीतिक, एसटी का लिए फिक्स सीट, एसटी के लिए, एससी के लिए फिक्स सीट होगा कि नहीं, तो ये जो राजनीतिक आधार पे आरक्षण मिला, इस आरक्षण को समझ में आ रहा है, लिखा हुआ था शायद 334 बी में, 334 बी में लिखा है, क्या लिखा है कि ये आरक्षण 10 साल के लिए होगा। राजनीतिक आरक्षण का बात किया था 10 साल का, किस आरक्षण का, समझना बात। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो आरक्षण अभी दे रहे हैं वो आरक्षण हमेशा के लिए है। अभी सब पे चर्चा करेंगे हम लोग, लॉजिक समझना सिर्फ। तो 334 बी अनुच्छेद में कहा गया है कि राजनीतिक आधार पे जो आरक्षण होगा वो कितना दिया जाएगा, 10 साल के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये बातें बढ़ती गई और अभी तक आरक्षण है, सीट अभी तक आरक्षित है। तो लोग तथ्यों से हीन बात करते हैं, उनको पता नहीं है, कभी पढ़ा नहीं कि आरक्षण है क्या और आरक्षण आया क्यों, जो सुना उसी बात को सुना देते हैं। तो ये चीज कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करते हैं वो। इसके बाद रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा मतलब एक जो धारणा बन गई, गलत धारणा शुरू से ही, वो धारणा एकदम लगातार चलती आएगा। जैसे तुमको हम एक धारणा का एग्जाम्पल देते हैं। बहुत जगह ऐसा मान्यता है कि सरस्वती पूजा के दिन नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें लॉजिकली सोच के देखो कि ये जो मान्यता है कि ठीक है, किसी के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में 25 से अनुच्छेद 25 से 28 तक ही बोला गया है धार्मिक स्वतंत्रता, उसी में बोला गया है ना, 25 से 28 में ही बोला गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के आधार आपका है, आप जिस तरह मानना है मानिए, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग एक रूढ़िवादी धारणा की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया कि सरस्वती पूजा के दिन नहीं पढ़ना चाहिए। बोलो काहे? बोल रहा है कि उस दिन पढ़ेगा विद्या नहीं होगा। लॉजिकली सोच के देखना, सरस्वती पूजा में तुम चंदा उठाता है कि नहीं? तो जब चंदा उठाते हो तुम लोग, नहीं, अब मान लो कोई लड़के का नाम चंदा और उसके घर में जाके बोलोगे कि चंदा दो। अब मान लो तुम चंदा उठाते हो, क्या करते हो? चंदा उठाते हो। अब जैसे चंदा उठा रहे हो तो उसमें भी पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि नहीं? तो पापी वो हुआ। और लॉजिकली बात करते हैं, जिस दिन सरस्वती पूजा होता है सिर्फ मंत्र पढ़ा जाता है, तो जो जो मंत्र पढ़ा सब पापी हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, जो ऐसी रूढ़िवादी धारणा है। और सबसे बड़ा पापी कौन? जो पूजा करवाता है, पुरोहित। कैसे? यदि सरस्वती पूजा के दिन नहीं पढ़ना चाहिए तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रूढ़िवादी धारणा हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत जगह कुछ ऐसा मतलब कि तुमको मिलेगा देखने को संस्कृति जो लगेगा कि कुछ हद तक अलग है। नहीं, लॉजिकली बात आ रहा है कि नहीं? जैसे रूढ़िवादी धारणा कि सप्ताह में 6 दिन वो खाएगा सुअर, मतलब दुनिया में हर जीव को काट के खा जाएगा 6 दिन। सुअर हो, तुम्हारे जाके बकरी हो, बकरा हो, मुर्गी हो, सब खा जाएगा। और एक दिन कोई स्पेशल दिन में बोलेगा आज नहीं खाएंगे, आज उपवास है, तो एक दिन नहीं खाएगा, तुम कौन सा क्या कर दिया? ये भी एक तरह का रूढ़िवादी धारणा है।
तो ये सब देखो, तो रूढ़िवादी धारणा, तो आरक्षण को लेकर रूढ़िवादी धारणा क्या था, गलत है, और एक पक्ष का मानना था सही है। अब जिसका मानना सही है वो तो हमेशा बोलेगा सही है, और जिसका मानना गलत है वो हमेशा बोलेगा गलत है। लो अब इसी पे टक्कर हो गया। इसके बाद है समानता के अधिकार का उल्लंघन। कुछ लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या बोला कि हम किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब आर्टिकल 14 कहता है कि हम कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 16? समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले। अब सवाल यहीं पे आता है, यदि आर्टिकल 16 बोल दिया सबको समान अवसर मिले, समान अवसर आप दे कहां रहे हैं? नहीं, नौकरी निकालिएगा फॉर्म पुलिस का या सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, और जनरल का हाइट मांग लीजिएगा 170 ऐसे सीजीडी में, और एसटी का हाइट मांग लीजिएगा 162 या 165, ये लगभग मांग लेता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? उसका चेस्ट ज्यादा। तो यहां पे समान अवसर आप कहां दे रहे हैं? अवसर में भी आप कमी कर रहे हैं। इस बात को लेकर विवाद है। और विवाद क्या है कि आरक्षण जाति के आधार पे क्यों? ओ, आरक्षण जाति के आधार पर। सबसे बड़ा मामला गर्म इसी पे है कि जाति के आधार पर आरक्षण आप कह दिए। एक तरफ बोल रहे हैं कि जातिवादी खत्म कीजिए, नहीं जातिवाद से हमको आजादी चाहिए, जातिवाद खत्म कीजिए, जातिवाद गलत चीज है, और दूसरा तरफ बोल रहे हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण दीजिए। जब एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि जातिवादी खत्म कीजिए और दूसरी तरफ आप आरक्षण दे रहे हैं, तो अपने ही बात का तो कंट्रोवर्सी पैदा कर ले रहे हैं, अंतर चल जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर विवाद है। तो हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस विवाद को हम लोग कैसे सही से सुलझा सकते हैं। और आरक्षण को लेकर जो तरीका बात को लेकर हो सकता है वो किसी में नहीं होता। एक यदि आपस में सहमति बन जाए और बात इस पे आगे बढ़े, सही दिशा में बहस बढ़े, तो शायद कुछ सकारात्मक निर्णय निकल सकता है। चलिए अब आरक्षण को लेकर हम लोग देखते हैं कि संविधान में इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है। तो कुछ बातें देख लेते हैं, मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले अनुच्छेद 15 क्या बताता है? अनुच्छेद 14 जो था वो बताता था, 14 अनुच्छेद 14 तो ये बताता था ना कि कानून के सामने सब बराबर है। तो 15 जस्ट उसके बाद क्या बताता था कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। अब ध्यान समझना, लेकिन 15(4) में ही, क्योंकि उसके अंदर फिर क्लॉज बना हुआ है, तो अनुच्छेद 15(4) में ही बोल दिया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। ये क्लॉज है कि शैक्षणिक संस्थाओं मतलब जो शिक्षा का संस्थान है वहां पे आरक्षण, इसलिए वहां का सीट रिजर्व होता है। जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, समझ में आ रहा है, वहां पे आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 जो था, अनुच्छेद 16 वो क्या बोलता था कि सबको समान अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? लेकिन 16(4) में बोल दिया गया कि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा, मतलब कि नौकरी में आरक्षण मिलेगा। देखो 15 बोल रहा है कि भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट उसी में 4 में क्या बोलता है कि शैक्षणिक संस्था में आरक्षण दे देंगे। 16 क्या बोल रहा है कि सबको अवसर समान मिलेगा, लेकिन 16(4) में क्या बोल रहा है? पदों एवं सेवाओं में आरक्षण दे देंगे। ये क्यों हुआ? बाद में जोड़ा गया था इसको, संविधान में बहुत चर्चा, संविधान सभा चर्चा बहुत ज्यादा की उसके बाद। तो अनुच्छेद 46 जो था, 46 जो था, इसमें क्या बोला गया है कि समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण करना है। समाज के कमजोर वर्ग, ध्यान समझना। अब कमजोर किस आधार पे? कमजोर बहुत सारा आधार हो सकता है। तो कमजोर इस आधार पे भी है कि कोई पढ़ा लिखा ना हो। लॉजिकली मान लो कि तुम्हारा कोई एक घर में या कोई भी एक इंसान जॉब ले लेता है, अच्छा पोस्ट पे पहुंच जाता है, तो वो चाहेगा कि उसका जो भी पीढ़ी है वो अच्छी तरह से चले और अच्छा जॉब के साथ एक थ्रूली चले। तो उनके पास क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक तैयार हो जाता है, एक सिस्टम तैयार हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। इसी तरह अनुच्छेद 330 से 334 तक में ये राजनीतिक आरक्षण बताता है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या तुम्हारा जाके पंचायती राज, मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया का सीट रिजर्व होता है कि यहां से मुखिया जो होगा वो ओबीसी ही होगा, यहां से जो मुखिया होगा वो एसटी होगा, यहां से जो मुखिया होगा वो एससी होगा। ऐसा रिजर्व क्यों होगा? रिजर्व इसलिए होता है क्योंकि संविधान में यहाँ पे उपबंध किया गया, अनुच्छेद 330 से 334 में राजनीतिक आरक्षण की चर्चा की गई है। तो कुल आरक्षण हम देख रहे हैं तो संविधान में भी दिया गया। अब सवाल आदमी का ये उठता है कि एक तरफ संविधान बोल रहा है मौलिक अधिकार में कि भेदभाव नहीं करेंगे और जस्ट दे रहा आरक्षण, तो भेदभाव तो कर दिया। अब इस पे कैसे हम लोग तर्क करेंगे? तो देखो समानता जो होता है, समानता का मीनिंग क्या होता है?
सब बराबर है। अब इसको थोड़ा डीप समझते हैं कि सपोज दैट एक बार क्या हुआ कि एक गाड़ी से 4 आदमी जा रहे थे, एक गाड़ी से 4 व्यक्ति जा रहे थे। अब गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। इसमें से 2 आदमी की मौत हो जाती है एट द स्पॉट पे, 2 आदमी मर जाते हैं, मौत हो जाती है। अब मर जाते हैं 2 आदमी, तो जो भी मुआवजा मिलेगा, अब समानता का अधिकार क्या बोलता है कि चारों आदमी को बराबर का मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं कि जो भी यदि 1-1 लाख मिलेगा तो चारों का एक्सीडेंट हुआ, चारों को बराबर दो। समझ में आ रहा है बात? लेकिन तुम सोच के देखना कि एक अच्छे सोच थिंकिंग के आधार पे मुआवजा किसको ज्यादा मिलना चाहिए? जिसका मौत हुआ है, स्वाभाविक तौर पे। ये एक एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, एक कोई पेरेंट है और इसका 2 बेटा है, एक का नाम है मान लो राम और दूसरा का नाम है रहीम, ठीक है? और राम और रहीम 2 नाम है। अब होता क्या है कि ये दोनों के बीच में, दोनों जन्म लिया, एक साथ पलने बढ़ने का शुरू हुआ, शुरुआती दौर सही चला। किसी कारणवश राम का जो है रीढ़ का हड्डी टूट गया या पैर टूट गया या कोई बीमारी हो गया। सपोज दैट राम को कोई बीमारी हो गया, क्या हो गया? कोई बीमारी हो गया, और रहीम बेचारा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका घर वाला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वलिटी, समानता के नियम के आधार पे घर वालों को क्या चाहिए कि दोनों पे बराबर अधिकार दे और दोनों को बराबर वैल्यू दे, मतलब दोनों को बराबर पौष्टिक दे, दोनों पे बराबर खर्च करे। अब मतलब क्या है कि इसके बीमारी के पीछे यदि कोई 10,000 खर्च कर रहा है तो इसके पीछे भी 10,000 करो। इक्वलिटी का लॉ ये बताता है, समानता का नियम क्या बोल रहा है कि इसके पीछे आप जितना खर्च कर रहे हैं इसके पीछे भी उतना ही खर्च कीजिए। लेकिन इसके बीमारी होने के कारण इस पे ज्यादा खर्च करना सही है या गलत है? सही है, लॉजिकली समझना। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट तुम्हारी मम्मी है, तुम और तुम्हारी बहन, या तुम और तुम्हारा भाई, 2 है, तुम्हारी मम्मी है। अब दोनों का घर में जो है, मम्मी जो क्या कर रही है कि दोनों के लिए जो खाना दे रही है बराबर दे रही है। मतलब कि सुबह जैसे उठे ब्राउन ब्रेड, बटर नहीं, किशमिश दे रही है, दोनों को बराबर बांट रही है। और तुम्हारे घर में क्षमता उतना ही है कि पापा उतने खरीद के ला सकते हैं और उतना में ही सबको बांटना होगा। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद अचानक से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया और डॉक्टर बोला कि इसको थोड़ा जल्दी हेल्थ अच्छा करना है तो इसको थोड़ा पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। अब समानता का नियम क्या बोलता है कि तुमको यदि 1 गिलास दूध दे रहा है तो तुम्हारी बहन को भी 1 गिलास दूध देना होगा। तुमको यदि 2 ठो ब्राउन ब्रेड दे रहा है तो तुम्हारी बहन को भी 2 ठो देना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की सलाह यदि मान लें और एक अच्छे नागरिक होने के नाते, किसको हम ज्यादा देंगे? जिसका तबीयत खराब हुआ है, क्योंकि वो जल्दी से रिकवर हुआ। तो उतना दिन तक क्या तुम्हारा हम कम कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि तुम ऐसे भी हट्टा कट्टा हो, तो तुम्हारे खाना को थोड़ा कम करके उसको दे दिए, और जैसे जैसे वो रिकवर हो रहा है तुमको फिर उस तरह रिटर्न करेंगे। समझ में आ रहा है बात? आरक्षण का कॉन्सेप्ट भी इसी पे घूम रहा है। कैसे कि ये लोग जो था, जिसको आरक्षण मिला, जो सोकॉल्ड पिछड़ा होता है, पिछड़ा जाति, या जो भी SC ST OBC EWS वाले हैं, इनके साथ हुआ क्या कि ये मुख्य धारा से धीरे धीरे कटते चले गए और शैक्षणिक तौर पे ये पिछड़ते चले गए। और संविधान में बोला है कि शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाना राज्य का जिम्मेवारी है। तो राज्य इसके लिए आरक्षण देगा ताकि वो आगे बढ़े, ताकि वो क्या करे? आगे बढ़े। तो भेदभाव 2 तरह से होता है, एक होता है नकारात्मक भेदभाव, एक होता है सकारात्मक भेदभाव। तो क्या बोलता है कि ये जो भेदभाव है ये सकारात्मक भेदभाव है, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और पॉजिटिव भेदभाव कर सकते हैं। मतलब हम यहां पे किसी को घटाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो पीछे है उसको लेके आगे आना चाहते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि एक रेस चल रहा है और ये रोड है, तुम यहां पे खड़े हो, यहां पे K, और एक इंसान यहां पे है P, सपोज दैट ऐसा है। अब दोनों के बीच में रनिंग चालू होता है और इसको पहुंचना यहां है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? P।
तो जरूरी है स्वाभाविक तौर पे कि के को भी यहां लाया जाए, इसीलिए आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया। मतलब कि इसलिए कि तुमको आरक्षण, देखो अब क्यों आरक्षण दिया गया। सपोज दैट कि जो हायर क्लास एजुकेशन है और जो लोअर क्लास एजुकेशन, दोनों एक दूसरे से कंपीट कर पाएगा? कंपटीशन नहीं कर सकेगा। तो नहीं कर सकेगा तो बोला कि हायर क्लास जो पढ़ लिया ठीक है वो अपना सीट पे कंपीट करे, और इनके लिए भी हम सीट आरक्षित कर दे रहे हैं, मतलब आरक्षण दे रहे हैं ताकि ये भी मुख्य धारा से जुड़े। ये था आरक्षण का संवैधानिक कॉन्सेप्ट। तो इस पे आरक्षण देना हमको तो नहीं लग रहा है कि यहां पे कुछ गलत है। समझ में आ रहा है बात? तो हम क्या बोले कि हम फैक्ट पे बात करेंगे, और जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं सारा फैक्चुअल बात कर रहे हैं। किस चीज का बात कर रहे हैं? फैक्चुअल। अब तुम एक एग्जांपल देते हैं कि सपोज दैट एक छोटा सा 8 साल का बच्चा और एक 18 साल के बच्चे को क्रिकेट मैच में उतार दिया जाए। बताओ कि दोनों के बीच में कोई कंपटीशन होगा? 8 साल के बच्चे को किससे खिलवाना पड़ेगा? 8 साल के बच्चे से। इसी तरह यहां पे हुआ कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, आरक्षण उनके लिए नहीं है, जो आगे जाने वाले हैं उनके लिए है। समझ में आ रहा है? अब सवाल एक था कि जाति के आधार पर ही आरक्षण क्यों था कि नहीं, कि यदि आप बोल रहे पिछड़ापन, तो पिछड़ापन आप नाप लीजिए कि जो पैसे के आधार पे आर्थिक तौर पे पिछड़ा है उसको आरक्षण दीजिए। जाति के आधार पे क्यों? तो जाति के आधार पे भी बहुत दिनों तक भेदभाव किया गया था, और जाति के आधार पे जब भेदभाव किया गया तो उसको दूर करने के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई। कोई कंफ्यूजन? अब आरक्षण के प्रकार की बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? आरक्षण के प्रकार। सबसे पहले हम हमारे संविधान के अनुसार या हमारे देश में जो जो आरक्षण दिया जाता है जिस प्रकार, उसमें से देख लेते हैं किस प्रकार के। सबसे पहले जातिगत आरक्षण दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जातिगत आरक्षण दिया जाता है, जाति की व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद प्रबंधन कोटा के आधार पे, मतलब एक सीट निश्चित तौर पे आधारित होती है, जहां पे रिजर्वेशन सीट होता है, रिजर्व सीट, जैसे तुम्हारे जाके महिलाओं के लिए सीट हो गया। समझ में आ रहा है? तो कोटा के आधार पे भी आरक्षण दिया जाता है। लिंग आधारित आरक्षण दिया जाता है, जैसे महिलाओं का आरक्षण, ट्रांसजेंडर को भी कहीं कहीं आरक्षण है। धर्म आधारित आरक्षण भी दिया जाता है, मतलब धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक है उसको भी आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा राज्य के स्थायी निवासियों के लिए भी आरक्षण होता है, इसीलिए आवासीय मांगता है। आवासीय मांगता है ना रे जॉब वगैरह में, इसीलिए कि राज्य के स्थायी, जैसे कि कोई राज्य का वैकेंसी निकाला तो वहां के जो राज्य के लोग होंगे, मूल निवासी होंगे, उनको ज्यादा स्वाभाविक तौर पे दूसरे राज्य से ज्यादा क्या बोलते हैं, आरक्षण सीट आरक्षित होगा। जैसे मान लो सपोज दैट झारखंड में कोई जॉब का फॉर्म निकला, बिहार में निकला, तो जो अन्य राज्य के लोग आएंगे उनका वहां पे क्या होगा, क्योंकि वहां पे जनरल बन के जाएंगे। और इसके अलावा बाहरी लोगों के लिए भी एक सीट निश्चित होता है कि दूसरे राज्य से आने वालों लोगों के लिए हम 10% देंगे सीट, 12% देंगे सीट, बाकी अपने राज्य के लिए है। आ रहा समझ में? इसके अलावा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है। किस आधार पे? आर्थिक आधार पे। तो ये था आरक्षण का आज का क्लास। हम इसके बाद अगले क्लास में डिस्कस और ज्यादा अच्छा से करेंगे कि आरक्षण पे जितना भी विवाद था और आरक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है, आरक्षण कब सबसे पहले दिया गया था, और उसके बाद कैसे कैसे बढ़ते बढ़ते आज तक कितना आरक्षण मिला और कैसे मिला, और किस राज्य में कितना आरक्षण दिया जाता है, इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।